डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। निरस्त सेना को जीत हासिल करने में देर नहीं लगी। रेस्तरां का फर्श अराजकता का अवतार था। टूटी हुई प्लेटें, बिखरा हुआ कांच, उल्टी हुई मेजें और शव। रणरेखा गैंग के सदस्य यह दृश्य पर बिखरे हुए थे, जैसे छोड़े गए सामान, कराहते हुए या बेहोश। टाइलों पर खून की धारियां और गड्ढे। कुछ बूथों पर ढेर थे, अन्य जमीन पर पड़े थे, अभी भी हिल रहे थे। लड़ाई की तीव्रता के बावजूद निरस्त सेना को केवल 2 गंभीर हताहत हुए थे। फाइटर्स जो, ऐसा लगता था, जल्द ही अगली लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर भी उनके द्वारा किए गए नुकसान की तुलना में न्यूनतम नुकसान निरस्त सेना के लिए एक और क्रूर, जबरदस्त जीत। जहां तक आरव शर्मा और रवि शेट्टी का सवाल था, वे बिना किसी खरोंच के बाहर आए। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, बस एक साफ रिकॉर्ड और ढेर सारे बेहोश दुश्मनों का ढेर। दोनों ने अपनी हिस्सेदारी से ज्यादा को हराया था और अब प्रवेश द्वार के पास खड़े थे, स्थिर सांस लेते हुए, मुश्किल से हाँफते हुए। आरव शर्मा ने चारों ओर मलबे को देखा। ये जगह खत्म हो चुकी है, उसने सोचा। जल्द ही फिर से हॉटपॉट नहीं परोसा जाएगा। उसने युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया, पूरी तस्वीर को देखते हुए, न सिर्फ जीत बल्कि इसका भेजा गया संदेश। रणरेखा गैंग को करारा झटका लगा था, बहुत करारा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे चुपचाप छोड़ देंगे। वे इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। आरव शर्मा ने गंभीरता से सोचा। वे जवाबी हमला करेंगे, और जब करेंगे, निरस्त सेना को फिर से मदद की जरूरत होगी। जिसका मतलब है, वे बुलाएंगे। शायद मुझे। नवीन की नजर भट की। उसने आरव शर्मा और रवि शेट्टी की ओर देखा। मुझे लगता है तुम सही हो, उसने स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है चिराग ठाकुर ने उनका परीक्षण करना चाहा। अगर एक और दस्ता शामिल होता तो हमें उनकी क्षमता का स्पष्ट अंदाजा नहीं मिलता। वह सबूत चाहता था। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? फिर उस टेढ़ी मेरी मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, और मत भूलो सर्जेंट, तुम मुझे आदेश नहीं देते। उनके बीच का तनाव छिपा नहीं था। निरस्त सेना के अन्य सदस्य सफाई के बीच में रुककर उनकी ओर देखने लगे। हवा भारी हो गई। सब जानते थे, विक्रम जोशी और नवीन आपस में नहीं बनते थे। वे कभी नहीं बने जिस दिन से दोनों पहली बार मिले थे। निरस्त सेना के ज्यादातर सदस्य समूह के गठन की शुरुआत में इकट्ठा हुए थे। नवीन शुरू से ही वहां था, जबकि विक्रम जोशी बाद में शामिल हुआ था। इसलिए उन्होंने दोनों के बीच अनगिनत करीबी मुठभेड़ें देखी थीं। और यही कारण था कि चिराग ठाकुर उन्हें तब तक जोड़ी में नहीं रखता था जब तक कोई और विकल्प न हो। उनके तर्क तूफानों की तरह थे, जो फटने की प्रतीक्षा में थे। कुछ बिंदुओं पर कुछ अन्य सदस्यों ने मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने दांव लगाया था कि अगर दोनों कभी भिड़े तो कौन जीतेगा। विक्रम जोशी ने दावा किया कि उसने इसे हासिल किया था। उसने कहा कि अगर वह इसे लेकर वापस नहीं लौटता तो ये किसी विदेशी देश में हमेशा के लिए खो जाता। उसने इसे जिंदा वापस लाया था, इसलिए यह उसका था। बस बात खत्म। वह नियमों का पक्का पालन करता था। ठंडा, केंद्रित, नियंत्रित। वह मजाक नहीं करता था, मुस्कुराता नहीं था, रैंक नहीं तोड़ता था। वह चिराग ठाकुर का दायां हाथ था, हमेशा जनरल के पास, शायद ही कभी मैदान में। उनमें संभावना है, उसने आखिरकार कहा। वे कच्चे हैं, लेकिन उनके पास वह है जो चाहिए। एक दिन सर्जेंट बन सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन समय के साथ, शायद कुछ साल बाद, वे मूल्यवान हैं। खतरा यह है, चिराग ठाकुर शायद उन्हें बहुत ऊंचा देख रहा है, बहुत जल्दी। हमारी स्थिति की वजह से। वह अगले गिरे हुए फाइटर की ओर बढ़ा, उसके पास झुककर कुछ भी लेने लायक चीज की जांच करने के लिए। जब टीम ने अपनी सफाई पूरी की, तो आखिरी चीज जो उन्होंने की, वह थी रेस्तरां के दरवाजों को ताला लगाना। इमारत अभी के लिए बचाने लायक नहीं थी। टूटा हुआ कांच उनके जूतों के नीचे चटकता था, क्योंकि वे अपनी गाड़ियों की ओर वापस गए। उनके आसपास का सन्नाटा परिणामों के साथ भारी था। आरव शर्मा ने रवि शेट्टी की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। जो भी आगे आएगा, वे अब इसमें थे। इसने उन्हें एक दुर्लभ शांति का पल दिया। अकेले, कंधे से कंधा मिलाकर, बस सब कुछ देखते हुए। वाह, रवि शेट्टी ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में प्रशंसा का एक संकेत था, क्योंकि उसने इसे देखा। उनके पास जितने सदस्य हैं, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और यह बेस, यह विशाल है, चमकदार भी। मैं सोच रहा हूं कि क्या तुमने मुझे दी गई दोगुनी फीस अभी भी काफी है।
आरव शर्मा ने उसे तिरछी नजर से घूरा। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम वहां बाहर पसीना भी नहीं आया। और तुम जानते हो कि इस तरह के काम हर हफ्ते नहीं मिलते। रवि शेट्टी हंसा। आराम करो, मैं मजाक कर रहा हूं। ज्यादातर, लेकिन गंभीरता से, ये ऑपरेशन, ये प्रभावशाली है। इस जगह और उस राक्षस विक्रम जोशी के बीच। मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें अब स्ट्रीट गैंग कह सकते हो। ईमानदारी से, इस तरह के ढांचे के साथ वे पहले से ही एक संगठित समूह की तरह काम कर रहे हैं। वह रुका, फिर बोला, शायद यही इस पूरे युद्ध का असली मकसद है। सिर्फ इलाका नहीं, बल्कि मान्यता। आरव शर्मा ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी यही सोच रहा था। निरस्त सेना तकनीकी रूप से एक और ज्यादा ताकतवर समूह के अधीन थी। अगर वे उस स्तर तक पहुंचने लगे, अगर वे बहुत बड़े होने लगे, तो आंतरिक संघर्ष अनिवार्य था। तुम अपने पैसे का करते क्या हो वैसे? आरव शर्मा ने विषय बदलते हुए पूछा। तुम्हें पिछले बार बड़ा भुगतान मिला था। तुम अपना बेस अपग्रेड कर सकते थे, अपनी गैंग को बढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। रवि शेट्टी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये मेरा एक शौक है, बहुत महंगा वाला। मैंने इसके लिए सालों में बहुत सारा पैसा डुबोया है। अगर मेरे पास पैसा बचा है तो कभी कभी मैं काम पूरी तरह छोड़ देता हूँ। लेकिन जब गचा फंड कम पड़ने लगते हैं, उसने अपने सिर के किनारे को थपथपाया, मैं एक काम लेता हूँ। और तुम्हारे काम किसी और के मुकाबले बेहतर भुगतान करते हैं। ये सिर्फ डिजिटल लूट नहीं है, रवि शेट्टी ने बचाव किया। यह उसका रोमांच है, जैसे वह उत्साह जब तुम 30 असफलताओं के बाद आखिरकार एक एस रैंक खींचते हो। यह नशे की लत है। देखो, मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपनी कमाई हासिल करता हूँ। अगर मैं इससे दुर्लभ किरदारों की खोज में जलाना चाहता हूँ तो यह मेरा मामला है। दूर के छोर पर, अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा, जैसे कोई राजा अपने दरबार का निरीक्षण कर रहा हो, चिराग ठाकुर था। सुना है तुम दोनों ने अच्छा किया, चिराग ठाकुर ने कहा जब वे पास आए। नवीन ने सब कुछ देखा। लगता है तुम्हें प्रतिभाशाली छात्रों को चुनने की नजर है। मुझे पता था कि तुम कुछ खास हो जिस पल मैंने सुना कि तुमने दीपक सोलंकी को हराया। इसलिए मैंने नवीन को आदेश दिया कि तुम्हें राजा जैसा व्यवहार किया जाए। लग्जरी कार, शहर में स्वतंत्र रूप से घूमने की पहुंच, वह ताकत जो लोगों को तुम्हारे चलते हुए देखने पर सिर घुमाने को मजबूर कर दे। वह ताकत जहां अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम इसे ले लेते हो, अपने हाथों से, अपनी मुट्ठियों से। तो कैसा रहा? शायद चिराग ठाकुर को भी गचा घुमाते समय वही होता था, हर जीत, हर नया भर्ती, हर कदम आगे, यह नशे की लत थी। विकास अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। आरव शर्मा ने अपने होंठ हल्के से खोले। यह एक ऐसी जिंदगी है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, उसने कहा। जैसा तुमने कहा, आखिरकार मेरी मुट्ठियों का कुछ उपयोग हुआ। चिराग ठाकुर ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने अपनी डेस्क के नीचे से 2 मोटे नोटों के बंडल निकाले, रबर बैंड में लपेटे हुए। एक कलाई के झटके के साथ उसने उन्हें मेज पर फेंक दिया। एक बंडल आरव शर्मा की ओर खिसका, दूसरा रवि शेट्टी की ओर। हालांकि रवि शेट्टी का बंडल टूट गया, नोट थोड़ा बिखर गए। ये रहा तुम दोनों के लिए 10,000 ज के काम का तुम्हारा भुगतान। ऐसे ही प्रदर्शन करते रहो और यहां से और भी बहुत कुछ मिलेगा। रवि शेट्टी दोहरे हो गए, एक हाथ मेज पर, दूसरा अपने पेट को पकड़े, हंसी से कांपते हुए। चिराग ठाकुर की मुस्कान गायब हो गई। क्या? उसने तीखे स्वर में पूछा। उसकी आंखें तलवारों की तरह सिकुड़ गईं। बिल्कुल, इतना मजेदार क्या है? रवि शेट्टी का हंसी में फट पड़ना निश्चित रूप से आरव शर्मा के बिंगो कार्ड पर नहीं था कि यह मीटिंग कैसे चलेगी, खासकर यहाँ। और अभी नहीं, लेकिन गहरे में आरव शर्मा को ठीक ठीक पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। चिराग ठाकुर उस पल से घमंडी था जब वे अंदर आए थे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह शहर का राजा हो, जैसे उनके सामने पैसे का ढेर रख देना उनके लिए घुटनों पर गिरकर आभार व्यक्त करने के लिए काफी था। चिराग ठाकुर का मानना था कि ताकत का मतलब है कि हर कोई उसके सामने झुकता है, कि 10,000 नकद उनकी वफादारी खरीदने के लिए काफी से ज्यादा था। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रवि शेट्टी को पहले से ही उससे ज्यादा भुगतान मिल रहा था, सिर्फ आरव शर्मा के साथ आने के लिए। और यही बात रवि शेट्टी को इतनी मजेदार लगी। पूरा माहौल हास्यास्पद था। अतिशयोक्तिपूर्ण अहंकार से लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण पैसे के ढेर तक, पूरा संवाद एक गैंगस्टर फिल्म की पैरोडी की तरह खेला गया, और रवि शेट्टी खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें यहाँ मेरे समर्थन के लिए लाया था, आरव शर्मा ने रवि शेट्टी को तिरछी नजर से देखते हुए सोचा, हमें दोनों को मरवाने का जोखिम लेने के लिए नहीं।
चिराग ठाकुर गुस्से में है। उसे यह महसूस हो रहा था। हवा बदल गई थी। रवि शेट्टी अभी भी हंस रहा था, चिराग ठाकुर के तीखे सवाल के बाद भी। वह रुका नहीं, बल्कि उसने और जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर लापरवाही से उसने आगे बढ़कर अपने पैसे का ढेर पकड़ लिया। हा 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 हा। रवि शेट्टी और जोर से हंसा, झुककर एक हाथ अपने पेट पर। माफ करना, मैं विश्वास नहीं कर पाया। मेरे जीवन में कभी इतना पैसा नहीं था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं। कमरे में सांसें थम गईं। हाँ हाँ, मुझे तुम पसंद हो, चिराग ठाकुर ने कहा अपनी कुर्सी पर वापस ढलते हुए। मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका पसंद है। बस ऐसे ही तनाव कम हो गया। वैसे भी, चिराग ठाकुर ने हाथ हिलाते हुए जोड़ा, जाओ। तुम दोनों अपने दिन का बाकी हिस्सा मजे से बिताओ। पैसा खर्च करो, यहां से और भी बहुत कुछ मिलेगा। जब आरव शर्मा और रवि शेट्टी बाहर निकले, नवीन ने उन्हें पकड़ा और बताया कि बाहर एक टैक्सी इंतजार कर रही थी, जिसे निरस्त सेना ने व्यवस्थित किया था। ये कुछ ब्लॉक दूर सड़क पर खड़ी थी। जब वे जा रहे थे, आरव शर्मा ने कंधे के ऊपर से देखा। चिराग ठाकुर अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें उसकी मुस्कान के नीचे ठंडी थीं। वाकई में, नवीन ने कहा। वे युवा हैं लेकिन प्रतिभाशाली। कच्चे हाँ, लेकिन उपयोगी। आज की लड़ाई में वे पहले से ही हमारे कुछ प्रशिक्षित लोगों से ज्यादा मूल्यवान था। औपचारिक प्रशिक्षण और निरंतर मैदानी अनुभव के साथ वे जल्दी ऊपर उठ सकते हैं, शायद सर्जेंट स्तर तक। अगर हमारे पास उस स्तर के 4 सर्जेंट हों, तो एक संगठित समूह के रूप में हमारा आगमन न सिर्फ आधिकारिक होगा, यह अविस्मरणीय होगा। उनके द्वारा व्यवस्थित टैक्सी ने रवि शेट्टी और आरव शर्मा को आरव शर्मा के असली पते से लगभग 3 ब्लॉक दूर एक सड़क पर उतारा। वह नहीं चाहता था कि रवि शेट्टी या ड्राइवर को पता चले कि वह कहाँ रहता है। उसकी दुनिया में संदेहवादी होना कोई दोष नहीं था, ये रणनीति थी, कोई मजाक नहीं। रवि शेट्टी ने जवाब दिया। मैं मुश्किल से इसे संभाल पाया। लेकिन यार, जब चिराग ठाकुर ने वह 10,000 नीचे रखा जैसे उसने तुम्हारी जिंदगी बचा ली हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा, यहां से उसे इतना पैसा मिलता है। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। रवि शेट्टी जितना भी परेशान करने वाला हो सकता था, यही का रण था कि वह उसे साथ लाया था। वह अनुकूलन कर सकता था, चाहे पल कितना भी तनावपूर्ण हो। रवि शेट्टी के पास चीजों को फटने से रोकने के लिए ठीक वही कहने का तरीका था। खैर, रवि शेट्टी ने खिंचाव लेते हुए कहा, मुझे लगता है मैं निजामाबाद वापस जाऊंगा। उम्मीद है वे मुझे बहुत बार नहीं बुलाएंगे, वरना तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। और टैक्सी की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वह अच्छा कर रहा था, स्ट्रीट गैंग के सदस्य की भूमिका निभाते हुए, दोनों पक्षों को संतुलित रखते हुए धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहा था। अब तक वह अभी भी नियंत्रण में था, लेकिन ये कब तक चलेगा? आरव शर्मा सुबह की कक्षाओं के दौरान अपनी डेस्क पर बैठा, खिड़की से बाहर देख रहा था। सप्ताहांत से पहले का आखिरी स्कूल दिन। परिवार से कोई कॉल नहीं, उसने नोट किया। फंड्स के इस्तेमाल पर कोई विरोध नहीं। इस सप्ताहांत कोई अनिवार्य आयोजन भी नहीं। इस समय का उपयोग करने का कोई तरीका होना चाहिए, कुछ उत्पादक, कुछ ऐसा जो मुझे और मजबूत बनाए। चाहे मैं 1 महीने तक लगातार प्रशिक्षण लूं, फिर भी मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। नवीन को नहीं, विक्रम जोशी को नहीं, यहां तक कि रवि शेट्टी ने भी कहा कि वे उससे ज्यादा मजबूत हैं। रवि शेट्टी को फिर से किराए पर लेना इसे नहीं बदलेगा। उसने अपनी यादों में खोजबीन की, स्कॉर्पियन गैंग के साथ अपने अतीत में उसने कुछ सुना था, जोखिम भरा, असामान्य, लेकिन शायद कोशिश करने लायक। जब ब्रेक की घंटी बजी, जय व्यास और जतिन भट्ट उसकी कक्षा में चुपके से घुस आए। वे कैंटीन की ओर नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां लड़कियां उनका पीछा करेगी और उन्हें निजी तौर पर बात करने की जरूरत थी। तो जतिन भट्ट ने पूछा, उस पूरे मामले का क्या हुआ? तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, जतिन, आरव शर्मा ने कहा। तुमने ये लखपति जिम के लिए अड़कर कमाया, इसे अपना भुगतान मानो। फिर गिनती शुरू हुई, लेकिन जय व्यास ने तुरंत कुछ नहीं कहा। और फिर आंसू आ गए। मुझे पता था, उसने सोचा, जय व्यास के साथ कुछ चल रहा है। कोई कारण है कि इतना दयालु इंसान ये कर रहा है। कोई कारण है कि वह दीपक सोलंकी के अधीन काम कर रहा था। आरव शर्मा ने ठान लिया था कि वह इसका पता लगाएगा। जय व्यास के चेहरे से आंसू लगातार बह रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आरव शर्मा ने हमेशा एक दयालु दैत्य के रूप में देखा था। जय व्यास मजबूत था, दृढ़। वह कभी भी अन्य अपराधियों के सामने नहीं झुका, कभी कमजोरी नहीं दिखाए, खासकर सार्वजनिक रूप से नहीं।
ये पहली बार था जब आरव शर्मा ने उसका कवच टूटते देखा था। यहां तक कि जतिन भट्ट, जो किसी को चिढ़ाने का मौका कभी नहीं छोड़ता था, चुप रहा। शायद इसलिए कि जतिन भट्ट को भी सच पता था, अगर जय व्यास चाहता तो वह जतिन को बिना पसीना बहाए आधा मोड़ सकता था। मुझे माफ करना, जय व्यास ने अचानक कहा। खड़े होकर पैसे का ढेर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी और फिर बिना एक और शब्द कहे वो कक्षा से बाहर भाग गया। आरव शर्मा ने उसके पीछे देखा। तुम्हें पता है ये क्या था? उसने पूछा। जतिन भट्ट ने धीरे से सिर हिलाया, अभी भी दरवाजे की ओर देख रहा था। नहीं, मैंने उसे पहले कभी रोते नहीं देखा। ये कुछ दुखदायक, तुम्हें पता है, ऐसे किसी को टूटते देखना। आरव शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा, उसका दिमाग घूम रहा था। अब जब तुमने कहा, हाँ ये हमेशा अजीब था, जतिन भट्ट ने स्वीकार किया। जय व्यास के बारे में हमेशा अफवाहें थीं। सभी ने बात की कि वह कितना मजबूत है, लेकिन वह कभी इधर उधर जाकर झगड़े शुरू नहीं करता था या ऐसा व्यवहार नहीं करता था जैसे वह सबसे बड़ा है। मुझे याद है कि सुना था कि लोग जय व्यास को चुनौती देते थे सिर्फ खुद को परखने के लिए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि जब भी कोई अपना नाम बनाना चाहता था, वह उसके पीछे पड़ जाता था। उसने सभी को हराया, चुपके से, कुशलता से, कभी इसका बड़ा तमाशा नहीं किया। लेकिन बात फैल गई, और जब दीपक सोलंकी ने कब्जा करने की कोशिश की, आरव शर्मा ने पूछा। जतिन भट्ट ने सिर हिलाया। तब सभी को उम्मीद थी कि वे लड़ेंगे। पूरा स्कूल इंतजार कर रहा था कि अगर वे भिड़े तो कौन जीतेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जय व्यास बस किसी तरह दीपक सोलंकी का ए समूह में शामिल हो गया। कोई सवाल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। खैर, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? उसने एक पल बाद कहा। अगर तुम्हें इतनी परवाह है, मुझे नहीं लगता कि मैंने जय व्यास को हमारे अलावा किसी और के साथ घूमते देखा है। शायद हम ही उसके पास हैं। वह रुका, उसकी आंखें नर्म हो गईं। मेरे लिए भी यही बात है, वाकई हम एक दूसरे के इकलौते दोस्त हैं। यह एहसास आरव शर्मा को जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा जोर से लगा। हर चीज, इस स्कूल में हर रिश्ता पैसे से जन्मा था। दीपक सोलंकी लोगों को पैसे देकर एक साथ लाया था। वफादारी, सम्मान, ताकत, सबकी एक कीमत थी। लेकिन जय व्यास अलग था। जय व्यास पैसे के लिए नहीं और लड़ा। उसने किसी और चीज के लिए काम किया, कुछ ऐसा जो आरव शर्मा ने समझा नहीं था। दोस्त शब्द उसकी जीभ पर भारी लगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे आरव शर्मा हल्के में इस्तेमाल करता था। आखिरकार ये दोस्त ही थे जिन्होंने उसके साथ स्कॉर्पियन गैंग बनाई थी, और यह एक दोस्त ही था जिसने उसे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। वहां सिंक के ऊपर झुका हुआ, उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी छींटा। यह उसकी लाल खून भरी आंखों से बह रहे आंसुओं के साथ मिल गया। उसका बड़ा ढांचा कांप रहा था क्योंकि उसने एक हाथ से सिंक का किनारा पकड़ा था और दूसरे हाथ से पैसे का गट्ठर थामा था। पैसा उसकी जिंदगी के किसी भी घूंसे से ज्यादा भारी लग रहा था। आखिरकार उसने अपने आप से फुसफुसाया, मुश्किल से सुनाई दे रहा था, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यह ऐसा क्यों लगता है जैसे यह मुझे बस सौंप दिया गया? क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या ये भी सही है? हालांकि वह आरव शर्मा और जतिन भट्ट की कक्षा में नहीं था, फिर भी ये लंच ब्रेक था और वह बिना कुछ कहे गायब नहीं होना चाहता था। यह अजीब होता, असभ्य भी। वह कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि आरव शर्मा और जतिन भट्ट अभी भी वहीं बैठे थे जहां उसने उन्हें छोड़ा था। वह झिझका, लेकिन फिर उनकी ओर बढ़ा और चुपके से बैठ गया। वह झिझका, फिर उसने कहा, एक दोस्त के रूप में, तुम जानना चाहते हो मैं क्यों लड़ता हूं? मैं दीपक सोलंकी के साथ क्यों शामिल हुआ? जय व्यास ने दोहराया, उसकी आवाज किनारों पर टूट रही थी। ये सिर्फ आश्चर्य की बात नहीं थी, ये कुछ भारी था, कुछ ऐसा जो उसके सीने में गहरे तक उलझा हुआ था। किसी ने पहले कभी उससे ऐसा नहीं पूछा था, इस तरह नहीं, एक इंसान के रूप में नहीं, किसी ऐसे के रूप में नहीं जो मायने रखता हो। और उसने यह आरव शर्मा से उम्मीद नहीं की थी। सभी लोगों में से उसने सोचा था कि आरव शर्मा उसे सिर्फ ताकतवर मांसपेशियों के रूप में देखता है, एक गंदे काम के लिए एक कुंधा हथियार, बड़ा आदमी, बड़े मुंह के, बस यही कहानी। लेकिन अब आरव शर्मा पूछ रहा था क्यों, और इससे भी ज्यादा। उसने कहा था कि अगर जय व्यास नहीं चाहता तो उसे बिल्कुल लड़ना नहीं है। कोई दबाव नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक विकल्प। यह उसके दिमाग को किसी भी चीज से ज्यादा उलझा रहा था। वे शब्द गूंज रहे थे, कुछ गर, म और अपरिचित में बदल गए।
वे उसे उस पहले पल में वापस ले गए जब आरव शर्मा ने उसके लिए खड़े होकर सिद्धांत रॉय के साथ रेखा खींची थी और कहा था कि जय व्यास को कचरे की तरह व्यवहार का हकदार नहीं है। यह उस किस्सा आता रहा था, शायद जितना वह स्वीकार करना चाहता था उससे ज्यादा। अगर तुम पूछ रहे हो, जय व्यास ने धीरे से कहा, वह जो मेरा साथ देता रहा है, तो हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसने वह सब कुछ खोल दिया जो वह आमतौर पर बंद रखता था। जय व्यास ने हमेशा खुद को एक रक्षक के रूप में सोचा था। उसने यह उपाधि अर्जित नहीं की थी, उसने इसे जरूरत से तराशा था। वह दुनिया में अकेला नहीं था, शुरू में नहीं। उसके पास एक बहन थी, मीरा व्यास। उसका नाम मतलब प्रकाश, और शायद ये सही था क्योंकि वह एकमात्र अच्छी चीज थी जो उससे छीनी नहीं गई थी। उनकी मां की मृत्यु मीरा व्यास को जन्म देते समय हो गई थी। जय व्यास तब 9 साल का था। 9 साल का, एक अस्पताल के गलियारे में खड़ा, जिसे वह अब मुश्किल से याद करता था, एक प्लास्टिक की कुर्सी का किनारा पकड़े हुए, जबकि उसका पिता फर्श को खाली नजरों से घूर रहा था। यह उन्हें बर्बाद कर गया। उसके पिता किसी और में बदल गए, कोई क्रूर, गुस्सैल, खतरनाक। उसने मीरा व्यास को मौत का दोषी ठहराया, खुलेआम, कड़वाहट के साथ। हालांकि वह सिर्फ एक बच्ची थी, सिर्फ एक छोटा सा गट्ठर, बड़ी आंखों वाला, जिसे नहीं पता था कि दुनिया पहले से ही कितनी टूटी हुई थी। जय व्यास को नहीं पता था कि क्या करना है, तो उसने बीच में कदम रखा। जब तक एक रात डर और गुस्से के तूफान में जय व्यास ने कुछ चिल्लाया जो उसका मतलब नहीं था, लेकिन शायद था कि वे अपने पिता के बिना बेहतर होंगे, कि अगर वह चला गया तो शायद चीजें आखिरकार दुख देना बंद कर देंगी। उसे नहीं लगा था कि उन शब्दों का कोई मतलब होगा, लेकिन हुआ। 1 साल बाद उनके पिता चले गए। कोई नोट नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस गायब। एक दिन वह था, अगले दिन नहीं था। किराया पहले से भुगतान किया हुआ था, लेकिन बस इतना ही। जय व्यास और मीरा व्यास एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले थे, जिसकी दीवारों की पेंट उतर रही थी, खाली अलमारियां, और यह नहीं पता था कि आगे क्या होगा। तो जय व्यास ने फैसला किया। 10 साल की उम्र में वो एक पिता, एक भाई और एक जीवित रहने वाला बन गया, सब एक साथ। उसने ऑनलाइन पुराने वीडियो देखकर डायपर बदलना सीखा। उसने बोतलों के लिए पानी उबाला। उसने मीरा व्यास को अपने सीने से लगाया जब वह रोती थी और लोरी गुनगुनाई जो उसे मुश्किल से याद थी जब सब कुछ बिखर गया था। उसने डिब्बाबंद बीन्स और इंस्टेंट नूडल्स के साथ खाना बनाना सीख लिया। वह फूड बैंकों में गया, उन्हें बता रहा था कि उसके पिता ने उसे भेजा है। उसने नकली नामों का इस्तेमाल किया और कहानियां गढ़ीं। कुछ भी, बस खाना आता रहे। कई दिन वह नहीं खाता था। रातें जब वह सोफे के तकिए में रोता था जबकि मीरा व्यास उसके बगल में सोती थी, एक सेकेंड हैंड कंबल में लिपटी हुई, और धीरे से खर्राटे लेती थी। उसने हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जिसके बारे में वह सोच सकता था, पड़ोसियों, शिक्षकों, चर्च के लोगों से। लेकिन मदद कभी नहीं आई। लोग नजरें फेर लेते थे, या वे उसे तंग मुस्कान देते थे और ये बहुत दुखद है, छोटे उदबुदाकर अपनी जिंदगी में वापस चले जाते थे। जब वह 14 साल का हुआ, जय व्यास ने पूछना बंद कर दिया। बड़े होने पर मीरा व्यास कभी मजबूत नहीं हुई। वह और बीमार होती गई। वह बहुत जल्दी पैदा हुई थी। उसके फेफड़े कभी ठीक से विकसित नहीं हुए थे। उसका इम्यून सिस्टम कमजोर था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे दुनिया ही उसके लिए बहुत भारी थी। वह स्कूल से ज्यादा छुट्टी लेती थी जितना वह जाती थी। बिस्तर पर ज्यादा समय बिताती थी। कुछ सुबह वह अपनी बाहें भी नहीं उठा पाती थी। उसकी खांसी ऐसी थी जैसे वह उसे चीर रही हो। जय व्यास उसके बगल में बैठता, उसका छोटा सा हाथ पकड़ता और उसे वे चीजें बताता जो वह चाहता था कि सच हो। कि एक दिन वे एक ऐसे घर में रहेंगे जिसमें बड़ी खिड़कियां हों और धूप उसके चेहरे को चूमे। कि एक दिन वह बिना हाफे दौड़ेगी। कि एक दिन वह बाकियों की तरह सांस लेगी और सीढ़ियां चढ़ते समय रुकना नहीं पड़ेगा। पर्दे के पीछे वह टूट रहा था। उसने ऐसी नौकरियां ली जो उसकी उम्र के लिए नहीं थीं। गंदे फास्ट फूड जॉइंट्स में रात की पाली में काम किया। बक्से उठाए जब तक उसकी पीठ में दर्द नहीं होने लगा। उसने नाश्ता, दोपहर का खाना और कभी कभी रात का खाना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मीरा व्यास को न करना पड़े। उसने सब कुछ बेच दिया। उसका फोन, उसके जूते, उसके गेम्स, वो सब कुछ जो उसने कभी बचाया था, निकटतम गिरवी दुकान में चला गया। लेकिन बिल आते रहे, किराया, दवाइयाँ, डॉक्टर की मुलाकातें, इन्हेलर, एक्स-रे, लैब टेस्ट, हमेशा और हमेशा कुछ। उस रात ने सब कुछ फिर से लिख दिया। तब दीपक सोलंकी ने उसे ढूंढ लिया, या शायद उसने दीप
सोलंकी को ढूंढा। जय व्यास को अब याद नहीं था, बस इतना कि किसी ने उसे पैसे की पेशकश की, असली पैसे, और उसने ले लिए। वह खुद से नफरत करता था, इसके लिए उन चीजों से नफरत करता था जो उसे करना पड़ा। छोटो सा झूठ से। जिस तरह मीरा व्यास उसे देखती थी जैसे वह अभी भी उसका हीरो हो, तब भी जब वह खुद पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन हर बार जब वह फार्मासिस्ट को नकद देता या बिलों का ढेर चुकाता, वह खुद को कहता कि हाँ, इसके लायक था। आरव शर्मा ने उसे 5,000 दिए जैसे ये कुछ नहीं था। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं। इसका मतलब था मीरा व्यास के लिए 1 महीने का इलाज जो वह अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्लिनिक के लिए जरूरी ब्लड टेस्ट, एक असली कंबल जो नमी और फफूंद की तरह नहीं बदबू करता था। इसका मतलब था उम्मीद, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। इसलिए आंसू आए। और यही मेरी कहानी है आरव, जय व्यास ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज उस सारे बोझ के साथ कांप रही थी जो उसने अभी उतारा था। मैं इसे वापस नहीं दे रहा। मैं नहीं दे सकता। मुझे इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। शांत, स्थिर। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारा है। जय व्यास ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सिर्फ आभारी नहीं हूं, मैं बदल गया हूं। किसी ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया बिना कुछ मांगे, एक बार भी ना। बड़ी ईया, तुमने ये भी नहीं पूछा कि यह किस लिए था, तुमने बस दे दिया। ये तुम्हारे समझने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। वह और सीधा खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा लंबा। उसकी आवाज कांपना बंद हो गई। तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी भर आरव, तुम्हारे पास मैं हूं। आरव शर्मा ने उसे एक पल तक देखा, फिर से सिर हिलाया। अच्छा, क्योंकि मुझे अनुयायियों की जरूरत नहीं है जय। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। जय व्यास मुस्कुराया। सालों में पहली बार ये बनावटी नहीं था। तुम्हें एक मिल गया। एक पल का सन्नाटा रहा। तब जतिन भट्ट फट पड़ा, पूरी तरह मुस्कुराते हुए, बिना किसी फिल्टर के। शानदार, तो मैंने कुछ तय किया है। अब जब तुम आधिकारिक रूप से मुख्य समूह का हिस्सा हो, तुम पिंक रेंजर बनने जा रहे हो। जय व्यास ने पलकें झपकाईं। मैं पिंक रेंजर? जतिन भट्ट ने कंधे उचकाए। हाँ, क्योंकि तुम एक बड़ा सा नर्म दिल वाला हो। जय व्यास ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और सिर हिलाया। जो भी हो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। रंगों की संख्या सीमित थी और तुम मेरे दोस्त पिंक हो, क्योंकि गहरे में तुम एक बड़ा नर्म दिल वाला हो। जय व्यास ने एक भौं उठाई। मैंने वह शो देखा है। और पिंक और येलो रेंजर्स, क्या वे हमेशा लड़कियां नहीं होती? जतिन भट्ट ने कंधे उचकाए। तो वे सिर्फ रंग हैं यार। लेकिन और अगर वे लड़कियां हैं भी? जतिन भट्ट ने बीच में काटते हुए कहा। तुमने हमें अपनी छोटी बहन के बारे में बताया। मुझे यकीन है पिंक उसका पसंदीदा रंग था। तो पिंक रेंजर होना, इसका मतलब बस यही है कि तुम वही हो जिसे वह आदर्श मानती, उसका हीरो। जय व्यास ने पलकें झपकाईं। तर्क अजीब तरह से ठोस था। अजीब, लेकिन कुछ हद तक प्यारा। आराम से, आरव शर्मा ने कहा। तुम उस पर बहुत दबाव डाल रहे हो। वह जय व्यास की ओर मुड़ा। उसकी आवाज अब नर्म थी। मैंने तुमसे कहा था, मुझे समझ आया कि तुम क्यों लड़ते हो, और मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और कुछ छोटा और चौकोर निकाला। एक कार्ड। यह उन कार्ड्स जैसा नहीं था जो वह आमतौर पर देता था। यह अलग था। यह चिकना या चमकदार नहीं था। यह एक साधारण बेज रंग का था जिस पर सिर्फ एक नाम उभरा हुआ था, जैसे कोई ब्रांड, अनिल तिवारी। अपनी बहन के सारे अस्पताल के बिल इस आदमी को भेज दो, वह सब संभाल लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, दवाइयां, विशेषज्ञ उपकरण, घर की मरम्मत, सब कुछ भेज दो। तुम्हें अब ऐसे जीने की जरूरत नहीं है जय। मैं गंभीर हूं, आरव शर्मा ने कहा। कोई शर्त नहीं। मैं यहां बैठकर अपने दोस्त को तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मैं इसके लिए भुगतान कर रहा हूं, जितने समय तक मैं कर सकता हूं। और तुम्हें एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। ये कर्ज नहीं है, ये तुम्हारा है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उस दिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। ये वही तरीका है। ये, उसने कार्ड पर टैप किया, ये तुम्हारा इनाम है। इसे जैसा चाहो खर्च करो। जय व्यास ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने पलक भी नहीं झपकाए। उसका गला ऐसे कस गया जैसे कोई रस्सी उसमें लपेटी जा रही हो, लेकिन उसने मुश्किल से निगला और उस गांठ को वापस नीचे धकेल दिया। नहीं, उसने आखिरकार कहा। मेरा मतलब है,
हाँ, मैं इससे लूंगा। मैं मदद लूंगा। पिंक, येलो, तुम मुझे जो भी रेंजर बनाना चाहते हो, मैं वहां रहूंगा। उसने आरव शर्मा की आंखों में देखा। मैंने जो कहा था, मैं उसका मतलब रखता हूं। मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा। और तुम्हें एक सेकंड के लिए भी दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम बिना मुझे यह मौका कभी नहीं मिलता। तुमने मुझे सिर्फ एक कार्ड नहीं दिया, तुमने मुझे उम्मीद दी। वह रुका और उसकी आवाज फिर से कांप गई। जय व्यास बार बार यही कहता रहा जब तक स्कूल की घंटी नहीं बजी, जो उन्हें वापस हकीकत में खींच लाए। उसे मुश्किल से ध्यान न आया कि उसे कक्षा में वापस ले जाया जा रहा था। उसे परवाह नहीं थी। उस दिन उनमें से किसी ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय अच्छा लगता था अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना। आरव शर्मा ने सोचा, तब जब हम सिर्फ स्कॉर्पियन गैंग में कुछ बच्चे थे जो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, आधे अधूरे बादलों को तैरते हुए देखा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तर्क वितर्क, बंटवारा, विश्वासघात, ये सब हमेशा विकास के बारे में था। विस्तार, नियंत्रण। उसकी उंगलियां एक ढीली मुट्ठी में सिकुड़ गईं। हमने इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाए। स्कॉर्पियन गैंग, हम मजबूत थे, लेकिन हम कभी दयालु नहीं थे। स्कूल के बाद आरव शर्मा और जतिन भट्ट गेट पर मिले। जय व्यास जल्द ही उनके साथ शामिल हो गया और लंबे समय बाद पहली बार वे तीनों एक साथ लखपति जिम की ओर जा रहे थे। बिल्कुल पुराने समय की तरह। तुम सही कह रहे हो। जरूरी नहीं, आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बात यह है कि कपड़े अब एक फैशन बन गए हैं। सीता विद्यापीठ ने स्कूल के बाहर ब्रांड को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। और यह चल रहा है। जतिन भट्ट ने एक भौं उठाई। क्या ये वही नहीं है जो तुम नहीं चाहते थे? जय व्यास ने सिर हिलाया। हाँ, क्या लोग इस बात को लेकर उलझन में नहीं होंगे कि जिम में असल में कौन है और कौन सिर्फ स्टाइल के लिए कपड़े पहन रहा है? आरव शर्मा ने कंधे उचकाए। नहीं, यह एकदम सही है। अगर हम एक ट्रेंड शुरू करते हैं, हम उत्साह बनाते हैं। और अगर हम उत्साह बनाते हैं, हम मुनाफा बनाते हैं। वह अपने आप में मुस्कुराया। उसके दिमाग में पहले से ही योजनाएं चल रही थीं। मैं कुछ ठोस बनाने की कोशिश कर रहा था, जमीन से ऊपर, और अब ये वाकई रंग ला सकता है। जय व्यास ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने सोचा कि आरव शर्मा कभी कभी पागल है। उसके पास इतना पैसा था जितना वह 5 जन्मों में खर्च नहीं कर सकता था। तो वह और क्यों कमाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन किसी तरह ये काम कर रहा था। आरव शर्मा का फोन बजा। उसने उसे निकाला, स्क्रीन पर नजर डाली। और अब निरस्त सेना मुझे एक मिशन सौंप रही है। मैं ये कैसे करने वाला हूं जब वह मेरे पीछे पड़ा है? निजामाबाद में ग्रुप चैट्स, ऑनलाइन फोरम्स और दोपहर के खाने की छिटपुट बातचीत में किशोरों के बीच एक ही नाम बार बार उछल रहा था, लखपति मर्च। यह अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, यह एक चीज बन चुका था। अरे, क्या तुमने देखा कि इन दिनों हर कोई लखपति का सामान पहन रहा है? एक लड़के ने पूछा, अपनी हथेली में फोन घुमाते हुए, जब वह पार्क की बेंच पर पीछे झुका हुआ था। हाँ, मैंने देखा है। वाकई में बहुत कुछ। शायद कोई नया स्ट्रीटवेयर ब्रांड का ड्रॉप होगा। सुना है कि उन्होंने ढेर सारे लोकल इन्फ्लुएंसर्स को इसे प्रमोट करने के लिए रखा है। असली वाले यहीं के आसपास के, इसलिए इतना हाइप है। लेकिन तुम्हें पता है ये चीजें कैसे चलती हैं? अभी हाइप, बाद में कचरा। मैंने भी यही सोचा, एक और लड़के ने चहकते हुए कहा, लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज्यादा नहीं हैं। ये डिजाइनर या एक्सक्लूसिव होने की कोशिश नहीं कर रहा, बस सामान्य कीमतें, जैसे नाइकी के स्तर की। सच में, मुझे चेक करने दे। टैप टैप टैप। यो, तुम सही हो, कीमतें ठीक हैं, लेकिन सब कुछ बिक चुका है। कमाल है, लेकिन यह उससे ज्यादा है। ये वाला कुछ अलग लगता है। जैसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लखपति के साथ लोग वाकई इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने और भी कुछ सुना। एक अफवाह, मर्च, यह उन नए जिम्स से आ रहा है जो खुल गए हैं। तुम्हें पता है, वो जो रेलवे ट्रैक्स के पास हैं, था। और वे संदिग्ध वाले। ये थी किशोरों की भीड़ में गूंज। शहर भर के बच्चे इस ट्रेंड को नोटिस कर रहे थे, हाइप का पीछा कर रहे थे। सुना है कि अपराधी सभी लखपति का सामान पहनने वालों से दूर रह रहे हैं। जैसे बड़े उरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें लूट नहीं रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, बस चलने दे रहे हैं। बिल्कुल गंभीर। ये जैसे बुली प्रूफ कपड़े हैं। ये तो थोड़ा जीनियस है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों?
मुसीबत मचाने वाले सिर्फ एक हुडी की वजह से पीछे क्यों हट रहे हैं? सुना है ये किसी गैंग से जुड़ा है, जैसे असली गैंग से। बात यह है कि लखपति को वे चला रहे हैं। गैंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रैंडम बच्चे इसे पहनते हैं, लेकिन अपराधी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। वे लोगो देखते हैं और रुक जाते हैं। कुछ के लिए ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट था, दूसरों के लिए ये सुरक्षा थी, एक बैज। लेकिन कारण जो भी हो, नतीजा वही था, लखपति मर्च हर जगह था। नियमित लोग, लड़ाके, वेटलिफ्टर्स और वफादार मेंबर्स, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। नवीनीकरण और नए उपकरणों के साथ उनके पुराने अड्डे और बेहतर हो गए थे। उन्हें अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि जगह कौन चला रहा है। जब तक गियर काम करता था और जगह साफ रहती थी, वे खुश थे। दूसरे सिर्फ ये देखने आए कि क्या हो रहा है। जिज्ञासा रुचि में बदली। रुचि साइन अप्स में, लड़ाई की तकनीकें, ताकत की रूटीन, एक संरचना का एहसास। कुछ के लिए ये पहली बार था जब उन्हें कुछ असली का हिस्सा होने का एहसास हुआ। एक गर्म शुक्रवार की शाम को, जब सूरज अभी भी आकाश में नीचे था, एक चमकदार काली सेडान निजामाबाद के शांत किनारों से गुजरी। अंदर ड्राइवर की सीट पर नवीन कुमार बैठा था। निरस्त सेना का एक और मेंबर उसके बगल में लापरवाही से फोन स्क्रॉल कर रहा था। हाल ही में कुछ देखा? यात्री ने पूछा। खिड़की से बाहर देखते हुए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस लखपति के सामान को पहन रहे हैं। नवीन कुमार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब ये बताया गया, उसने भी देखा। गली के कोनों पर सिगरेट पीते अपराधी, इसे पहने हुए छात्र झुंड में घर जाते हुए, इसे पहने हुए, एक प्रतीक, एक छाया, हर जगह। पहले उनके बारे में सुना नहीं था। यात्री ने जारी रखा। लगता है कोई गैंग है। क्या हमें चिराग ठाकुर को बताना चाहिए? नवीन कुमार ने एक भौं उठाई, जैसे कि उस आदमी ने किसी नींबू पानी के स्टैंड पर पुलिस बुलाने का सुझाव दिया हो। क्या बताना? उसने तंज कसा। ये कि एक झुंड हाई स्कूलर्स एक समान हुडीज पहनकर ड्रेस अप खेल रहे हैं। आराम से, नवीन कुमार ने कहा, आंखें सिकुड़ते हुए। ये कुछ भी नहीं है, बस बच्चे बड़ों का खेल खेल रहे हैं। उन्हें उनकी वर्दी पहनने दो और सख्त बनने का नाटक करने दो। इसका कोई मतलब नहीं है। कंबल उसकी टांगों के चारों ओर उलझा हुआ था, बहुत गर्म, बहुत भारी, जैसे वह उसे दिन का सामना करने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। और सच कहें तो वह इसका सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज कोई साधारण दिन नहीं था। ये वीकेंड था, और हर वीकेंड अपने साथ समस्याएं लाता था, खास तौर पर एक बड़ी अपरिहार्य समस्या। आरव शर्मा ने आह भरी, कंबल को उतारा और धीरे से उठकर बैठ गया। उसने बगल की मेज से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर टैप किया। ठंडे सफेद अंकों में तारीख उसे घूर रही थी। हाँ, ये सच है, उसने बुदबुदाया। फिर से वीकेंड, इसका मतलब था कि अब समय था उसके साथ निपटने का। आरव शर्मा ने फोन अनलॉक किया और अपने मैसेजेस में स्क्रॉल किया। हर स्क्रॉल के साथ उसका पेट और सिकुड़ता गया। वह जानता था कि मैसेज वहां होगा, हमेशा की तरह, और वह था हमेशा की तरह स्पष्ट और बेबाक। निरस्त सेना दोपहर को तुम्हें लेने आएगी, पिछली बार वाली जगह पर, तैयार रहना। आरव शर्मा ने मैसेज को लंबे समय तक देखा। उसने जवाब नहीं दिया। कहने को था ही क्या। उसने फोन को बिस्तर पर फेंका और दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा। उसका दिमाग पहले से ही दौड़ रहा था। आरव शर्मा ने हर संभव परिदृश्य के बारे में सोच लिया था। कोई भी अच्छे से खत्म नहीं हुआ। अगर वह विक्रम सिंह को सच बताता, तो विक्रम सिंह वही करता जो वह हमेशा करता था, बिना सोचे समझे स्थिति में कूद पड़ता, मुठियां ताने और मुंह चलाते हुए। अगर मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह क्यों नहीं आ सकता, अगर मैंने उससे वादा करवाया, वह चिंता करेगा, वह अपने दम पर कुछ करेगा, वह वैसे भी मेरा पीछा करेगा, और आखिरकार वह किसी ऐसी चीज में फंस जाएगा जो उसके लिए बहुत बड़ी है। इसलिए सभी विक्रम सिंह को आरव के फोन का पीछा करने वाला कहकर मजाक करते थे। अगर आरव शर्मा 5 मिनट के अंदर जवाब नहीं देता, तो विक्रम सिंह पहले से ही उसके घर की ओर चल पड़ता था। उनके पास हर हफ्ते सिर्फ 2 पूरे दिन साथ होते थे, और विक्रम सिंह उन दिनों को पवित्र अनुष्ठानों की तरह मानता था। अगर मैं उससे कहूं कि मुझे और मजबूत होने के लिए समय चाहिए, आरव शर्मा ने फुसफुसाया। अगर मैं इसे इस तरह पेश करूं कि यह हम दोनों की सुरक्षा के लिए है, शायद वह मुझे जाने दे। आरव शर्मा हाल ही में ताकत के बारे में ज्यादा सोच रहा था। सुरेश नायर के साथ अपनी बातचीत के बाद से यह विचार उसके दिमाग में जड़ें जमा चुका था। वह ट्रेनिंग कर रहा था, खुद को और आगे बढ़ा रहा था,
उसने सोचा शायद 6 महीने में वह अपने शरीर को उस स्थिति में वापस ला सकता था जहां वह पहले था। शायद उससे भी बेहतर। 6 महीने की ट्रेनिंग उसे स्कॉर्पियन गैंग का फिर से सामना करने के लिए काफी मजबूत नहीं बनाएगी। अब नहीं, सब कुछ बदल जाने के बाद त्रिकोण का पहला कोना, संगठन, वैश्विक गैंग्स जिनके पास इतनी ताकत और कनेक्शंस थे कि वे राजनीतिक फैसले प्रभावित कर सकते थे और छाया में नियमों को फिर से लिख सकते थे। दूसरा, कॉर्पोरेट साम्राज्य, शर्मा परिवार जैसे बिजनेस दिग्गज जिनका प्रभाव आधुनिक जीवन के हर कोने में रिसता था। लोगों के इस्तेमाल करने वाले फोन से लेकर बिना सवाल के पास होने वाले कानूनों तक, वे उन पर्दों के पीछे तार खींचते थे जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता था। कभी कभी ये दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराते थे, सौदे होते थे, युद्ध शुरू होते थे, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट रेखा थी। फिर आया त्रिकोण का तीसरा कोना जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता था। सुपर ह्यूमंस। वे कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनते थे, वे लेजर नहीं छोड़ते थे या आकाश में नहीं उड़ते थे, लेकिन वे उतने ही डरावने थे। ये थे वे हत्यारे जो बिना कोई निशान छोड़े पूरे संगठनों को खत्म कर सकते थे। मार्शल आर्टिस्ट जो सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए थे, केवल तर्क को चुनौती देने वाली शक्ति के साथ फिर से उभरने के लिए। तो मुझे खुद एक सुपर ह्यूमन बनना होगा, आरव शर्मा ने फुसफुसाया। आरव शर्मा ने हल्की हंसी छोड़ी। विश्वास के लिए शुक्रिया। अंदर आने के बाद विक्रम सिंह ने हमेशा की तरह अपने आप को घर जैसा सहज बना लिया, आरव के बिस्तर पर लेटे हुए और पीछे झुकते हुए जैसे वह उसी का हो। तो विक्रम सिंह ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, इस वीकेंड के लिए कोई बड़ा प्लान? कुछ करना चाहते हो? शर्मा परिवार के बारे में कोई सुराग? क्योंकि जहां तक मुझे पता है वे चुप हैं। कोई संकेत नहीं, कोई अचानक हरकत नहीं। मेरे पास कुछ है, आरव शर्मा ने कहा, अपनी डेस्क की कुर्सी को फर्श पर घसीटते हुए और उसे उल्टकर उसकी पीठ पर टिकाते हुए। उसने अपनी बाहें ऊपर रखीं, विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालते हुए। मुझे तुमसे कुछ करवाना है, और मुझे लगता है कि इसे सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसने विक्रम सिंह को सब कुछ बताया, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो न सिर्फ सिस्टम से बाहर बल्कि उसके ऊपर काम करते थे, हथियारों के बारे में जो अकेले ही संगठनों को ध्वस्त कर सकते थे, सैनिक जो एक व्यक्ति की सेना बन गए थे, मार्शल आर्टिस्ट जो दुनिया से छिप गए थे, वे किंवदंतियां जो पूरी पलटन को खत्म कर सकते थे। किसी और के लिए ये सुनने में ऐसा लगता जैसे आरव शर्मा सीधे कॉमिक बुक से उद्धरण दे रहा हो, लेकिन उसने इसे यथासंभव ठोस करने की कोशिश की, कहानियों, अफवाहों, यहां तक कि इंटरनेट के अंधेरे कोनों में फुसफुसाहटों से जानकारी खींचते हुए। वह जानता था कि विक्रम सिंह को विश्वास करने के लिए कुछ ठोस चाहिए। अब जब तुमने इसका जिक्र किया, विक्रम सिंह ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने पहले ऐसी किसी चीज के बारे में सुना हो सकता है। हालांकि मुझे विवरण याद नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग अभी भी मेरे पीछे हैं। तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता, और सच कहूं, मैं इस तरह तुम पर निर्भर रहना नहीं चाहता। तो आरव शर्मा ने जारी रखा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि इन सुपर ह्यूमंस में से एक को ढूंढ लिया जाए और उनसे मुझे ट्रेन करने को कहा जाए। तुम याद करो मैंने क्या कहा था, आरव शर्मा ने आगे कहा। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें अकेले करना होगा। ये शायद तुम्हारी अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है। विक्रम सिंह ने जवाब दिया, अपनी बाहें क्रॉस करते हुए। देखो, ये लोग खतरनाक हैं। एक गलत कदम, एक गलत शब्द और मैं खत्म। लेकिन तुम इसे संभाल सकते हो। तुम ज्यादा मजबूत हो, तेज, लड़ाई में होशियार। अगर मैं वहां हूं तो ये हमारे लिए और बड़ा जोखिम है। आरव शर्मा देख सकता था कि विक्रम सिंह इस तर्क में खामी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हमें नहीं पता कि मुझ पर अगला हमला कब होगा, आरव शर्मा ने दबाव डाला। समय तेजी से बीत रहा है। विक्रम सिंह ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। तो फिर मुझे तुम्हें ट्रेन करने क्यों नहीं दे देते? क्या ये ज्यादा आसान नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, आरव शर्मा ने स्वीकार किया। तुम्हारी स्किल्स उन्हें वास्तव में सिखाया नहीं गया। तुम उनमें बड़े हुए हो, वे तुम्हारे लिए सहज हैं, इसलिए तुमने पहले कभी किसी को ट्रेन नहीं किया। और ये ठीक है, लेकिन मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ बड़ा। तुम मेरे सिल्वर रेंजर हो विक्रम। तुम हमेशा से वह रहे हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, और अभी मुझे तुम्हारी स्किल्स की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उसने अपनी डेस्क में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा निकाला। मैंने पहले से रिसर्च कर लिया है। मैंने एक का पता लगा लिया है, या कम से कम एक सुराग। यहाँ पास में कोई है, एक सुपर ह्यूमन। उसे हरीश विरदी कहते हैं।
विक्रम सिंह ने ये सुनकर दोनों भौहें उठाईं। आरव शर्मा ने उसे कागज थमा दिया। जितने पैसे चाहिए खर्च करो। तुम्हारे पास जितने संसाधन हैं सब इस्तेमाल करो। ये तुम्हारा मिशन है। उसे ढूंढो, उसे मेरे पास आने के लिए मनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि मैं ट्रेनिंग के लायक हूँ। भाई, ये शब्द आरव शर्मा की अपेक्षा से ज्यादा गहरा लगा। एक पल के लिए आरव शर्मा ने लगभग सच बता दिया। लगभग एक बात और आरव शर्मा ने पुकारा, जिस सुपर ह्यूमन को मैं तुमसे ढूंढने के लिए कह रहा हूं उसे हरीश विरदी कहते हैं। सब कुछ समझाने के बाद आरव शर्मा को राहत मिली नहीं, वह आभारी था कि विक्रम सिंह चला गया था। बिना एक और पल बर्बाद किए उसने अपनी चमकदार लखपति मर्च की पोशाक उतारी और साधारण जिम के कपड़े पहन लिए। कुछ भी शानदार नहीं, बस सादे, भूलने योग्य कपड़े। फिर वह दरवाजे से बाहर निकला और सीधे वसंत मैदान की ओर भागा। मैं खुशकिस्मत हूं कि विक्रम सिंह ऐसा इंसान है जिसे मनाया जा सकता है, आरव शर्मा ने सोचा जबकि वह सड़क पर दौड़ रहा था। और हाँ, मुझे पता है कि वह इस मिशन में पूरी तरह से डूब जाएगा जैसे ये कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म हो। लेकिन यही बात मुझे चिंता करती है। बस उम्मीद है कि वह ठीक निकल आएगा। शहर के बाहरी इलाकों में टूटी फूटी बाड़ों और आधे मरे हुए स्ट्रीट लैंप्स की आखिरी कतार से आगे एक चौड़ा टूटा फूटा मैदान था। धूल भरा, भुला हुआ, ऐसी जगह जिससे आप बचते जब तक कि आपका कोई ऐसा काम ना हो जो खामोशी को पसंद करता हो। कई गाड़ियां भूरी डामर पर रुकी थीं, उनके टायर ढीली बजरी पर चरमराते हुए। विक्रम सिंह अपनी कार से बाहर निकला। उसके जूते जमीन पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से टकराए। उसके आसपास दूसरी कारों से लोग निकले, लंबे, चौड़े और पूरी तरह से सुसज्जित। बॉडी आर्मर, डंडे, काले चश्मे जो उन्हें किसी सिनेमाई हिट स्क्वाड की तरह दिखाते थे, न कि किसी आधिकारिक चीज की। वे सरकारी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। यह एक चुनिंदा भाड़े की टोली थी। निजी, महंगी, खतरनाक। ठीक है, ध्यान दो, विक्रम सिंह ने चिल्लाकर तालियां बजाईं। आप सभी को ब्रीफ छोटी मिल चुकी है। आप जानते हैं कि हम किसे ढूंढ रहे हैं। एक आदमी ने हाथ उठाया, भौहें चढ़ाते हुए। ओह सर, क्या हम सुनिश्चित हैं कि ये विवरण भरोसेमंद हैं? क्योंकि बिना किसी अपमान के कुछ तो खराब फैनफिक्शन जैसे लगते हैं। उस आदमी की कोई पक्की तस्वीर नहीं है, विक्रम सिंह ने बिना रुके जवाब दिया। ये सारी जानकारी हमारे पास है, हम उसी के साथ काम करते हैं। एक और ऑपरेटिव ने टैबलेट पर इन्फो पैकेट को स्वाइप करते हुए भौं उठाए और जोर से पढ़ा। पहाड़ जैसी काया, ग्रीक देवता जैसा आकर्षण और शैम्पू विज्ञापन जैसे बाल। ये तो कुछ भी नहीं, किसी और ने चहकते हुए कहा। हमारे पास लिखा है कि उसने एक बार भालू को मुक्का मारा, भालू को खुद से बचाने के लिए। लंबा सन्नाटा छा गया। इसका मतलब भी क्या है? हंसी धीमी लेकिन संक्रामक थी। एक और ऑपरेटिव ने अपनी स्क्रीन उठाई। ये रहा हमारा कथित तौर पर 6 फुट 7 इंच मांसपेशियों पर मांसपेशियां। गड़गड़ाहट जैसी आवाज, सूरज जैसी चमकती आंखें और उससे साहस की महक आती है। बस करो, विक्रम सिंह ने गरजते हुए कहा, उनकी आवाज शोर को चीरती हुई। हमारे पास यही है, और हमें उसकी एक संभावित सैर की खबर मिली है। नीलगिरी पर्वत में हम हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करके उसे ढूंढेंगे। समझे? सहमति भरे सिर हिले, शांत स्वीकृतियां हुई और माहौल बदल गया। अभी भी संशय था, अभी भी उलझन थी, लेकिन अब केंद्रित, आगे बढ़ने को तैयार। जैसे ही विक्रम सिंह मुड़े, वे दौड़ पड़े और बाकी स्क्वाड्स उनके पीछे पीछे चले। साथ में वे 3 अपेक्षाकृत बड़े हेलीकॉप्टरों की ओर बढ़े, जिनके रोटर पहले से ही जिंदगी की सनसनाहट के साथ गूंज रहे थे। कुछ ही पलों में ब्लेड तेजी से घूमने लगे, हवा को काटते हुए, और विमान जमीन से विशाल धातु के पक्षियों की तरह उड़ान भर गए। जब वे शहर के ऊपर से उड़ रहे, सड़कों पर लोग रुककर देखने लगे। एक हेलीकॉप्टर असामान्य नहीं था, 2 ध्यान देने योग्य थे, लेकिन 3 निचले और तंग गठन में उड़ते हुए ये ध्यान आकर्षित करता था। फोन बाहर आए, उंगलियां आसमान की ओर इशारा करने लगी। कुछ ने अनुमान न लगाया कि यह कोई फिल्म की शूटिंग होगी। दूसरों ने सोचा शायद कोई हाईस्टेक रेस्क्यू टीम पर्वतों की ओर जा रही हो। जो भी हो, ये रोजमर्रा की चीज नहीं थी। नीलगिरी पर्वत में लीड हेलीकॉप्टर सबसे पहले निर्धारित सर्च एरिया में पहुंचा। जोन विशाल था, मीलों तक फैला जंगल का बियाबान हर दिशा में फैला हुआ था। एक टीम के लिए अकेले संभालने के लिए बहुत ज्यादा। हेलीकॉप्टर त्रिकोण गठन में बढ़ गए, प्रत्येक इलाके के अलग अलग हिस्से को कवर करते हुए। मोटी रस्सियां खुली और लताओं की तरह नीचे लटक गईं।
मदद चाहिए सर, एक स्क्वाड मेंबर ने पूछा जब वे नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे। मैंने ये पहले भी किया है, विक्रम सिंह ने कहा, पहले से ही रस्सी को पकड़ते हुए। वे आसानी से नीचे फिसले, अंत में मुश्किल से धीमे हुए और अभ्यास के साथ जमीन पर कूद गए। हेलीकॉप्टर में बचे एक आदमी ने दरवाजे की ओर झुका, देखते हुए। रुको, वह आदमी कौन है? मुझे लगा वह बस कोई अमीर सन की है। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक और स्क्वाड मेंबर ने तड़कते हुए कहा। हमारा काम है उसे उस आदमी को ढूंढने में मदद करना। तो चुप रहो और चल पड़ो। पर्वत घना था, भारी पेड़ों का आवरण, लंबे तने और घनी झाड़ियां। यहां तक कि हवा भी भीड़भाड़ वाली लगती थी, जैसे वह उन्हें वहां नहीं चाहती थी। पौधे अजीब दिशाओं में मुड़े हुए थे और दृश्यता तेजी से कम हो रही थी, कुछ फीट से आधा दूर कुछ भी हरे और छाया का धुंधला सा नजारा था। हेलीकॉप्टर ऊपर बने रहे, धीमे स्थिर चक्कर लगाते हुए। अंदर क्रू थर्मल इमेजिंग स्कैनर्स की निगरानी कर रहा था, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। हमें को हीट सिग्नेचर नहीं मिल रहा, एक क्रू मेंबर ने अपने हेडसेट में बताया। बस जानवर और हमारी अपनी टीमें, किसी और का कोई निशान नहीं। हम यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? किसी ने कॉम्स पर बड़बड़ाया। अगर यहाँ कोई नहीं है तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? विक्रम सिंह रुक गए और उस आवाज की ओर मुड़े। यह आखिरी जगह है जहां उसे देखा गया था, उन्होंने कहा, आवाज धीमी लेकिन तीखी। हम यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यह आसान है, हम यहाँ हैं क्योंकि यह मायने रखता है। वे एक कदम और करीब आए, आंखें उस आदमी पर टिकी जिसने शिकायत की थी। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम किसे ढूंढ रहे हैं। क्या उन विवरणों में कुछ भी ऐसा लगता है जैसे हम किसी साधारण आदमी का पीछा कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें वादा करता हूं, ऐसा कोई जो नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए, वह तुम्हारे सस्ते सेंसर पर नहीं दिखेगा। स्क्वाड चुप हो गया। फिर बिना जवाब की प्रतीक्षा किए विक्रम सिंह वापस मुड़े और पेड़ों में आगे बढ़ गए। स्क्वाड मेंबर्स एक दूसरे को देखते रहे, चेहरों पर उलझन से लेकर हल्के डर तक के भाव। जब बाकी लोग उन तक पहुंचे, उन्होंने उन्हें उसके ऊपर खड़ा पाया, खामोश और तनावग्रस्त। क्या ये कोई भालू है? एक ने झुककर पूछा। और सिर्फ कोई भालू नहीं, एक विशाल भूरे बालों वाला, मांसपेशियों का पहाड़ जैसा भालू। ये ग्रिजली है ना? लेकिन यह मरा कैसे? वे उस बड़ी ईरा के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। भालू विशाल था, गतिहीन, जंगल के फर्श पर एक गिरे हुए टाइटन की तरह फैला हुआ। लेकिन इसके शरीर पर मुश्किल से कोई नुकसान था, बस एक जगह पूरी तरह से बर्बाद थी। एकमात्र घाव इसके चेहरे पर है। एक और ने देखा, ये पूरी तरह से बिगड़ा हुआ लगता है, जैसे किसी ने इसे सीधे मारा हो। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि भालू ने खुद को मुक्का मारा? एक युवा लड़के ने पूरी गंभीरता से पूछा। सब उसकी ओर मुड़े और घूरने लगे। नहीं, गंभीरता से, इन्फो पैकेट याद है। भालू को मुक्का मारा, भालू को खुद से बचाने के लिए। इसका मतलब अफवाहें सच थीं। तभी उनके बेल्ट पर बंधे वॉकी टॉकी से स्टैटिक की एक तेज आवाज आए। दूसरी टीमों में से एक चेक इन कर रही थी। हेलीकॉप्टर से एक सैर की खबर के बाद हमने पर्वत पर और ऊपर एक हीट सोर्स पकड़ा। हमने एक केबिन ढूंढ लिया, एक आवाज ने बताया। अंदर जाने की अनुमति मांग रहे हैं या आगे के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह क्या? आवाज कट गई। नहीं नहीं नहीं। चैनल पर एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। रेडियो मृत हो गया। ये वह है, विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में कहा। ये हरीश विरदी है, मुझे पता है। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर।